आज हम जिम कॉर्बेट के म्यूजियम में हैं। ये वो जगह है जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 30-40 वर्ष गुजारे। इसी के आसपास के जंगलों में रहकर उन्होंने शिकार करना सीखा। यहीं अपनी बहन के साथ वो रहते थे और यहीं से आखिर में वो 1947 में केन्या गए। आज मेरे साथ हैं मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर श्री अजय सूरी। इन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर जिम कॉर्बेट के जिंदगी के बहुत ढेर सारे पहलुओं को छुआ है। आज हम उनसे समझते हैं इस जगह की अहमियत क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में अजय जी। शुक्रिया शरद। तो अजय ये बताइए कि इस म्यूजियम की अहमियत क्या है। देखिए, इस म्यूजियम की बहुत अहमियत है। इस म्यूजियम की बदौलत इस सरकार ने और उत्तराखंड के लोगों ने जिम कॉर्बेट की यादों को सजा कर रखा हुआ है, संजो कर रखा हुआ है। ये तो आज की डेट में कौन किसको याद करता है। आदमी खत्म हो जाता है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद भूल जाते हैं। आप जिम कॉर्बेट को देखिए कि उनको गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं। 1955 में उनकी डेथ हुई थी और आज भी आपको पता है उनकी लिखी हुई सारी किताबें पब्लिकेशन में है, कोई भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुई। इससे शो होता है कि उस शख्सियत की जो एक पॉपुलैरिटी है वो कितनी है। लेकिन जिम कॉर्बेट की पॉपुलैरिटी को खाली एक लेखक तक सीमित कर देना वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कंजर्वेशन में उनका एक बहुत रोल रहा है। और मज़ेदार आपको मैं बात बताऊं, जो कि एक विडंबना भी है, कि अक्सर लोग ये कहते हैं जब भी आप कहीं किसी से शहर में बात करो जो पहली बार जंगल आ रहा है या जो नहीं आया होता है, ये जो आना चाहता है कि भाई मैं कॉर्बेट पार्क जाना चाहता हूँ। अरे उनको ये नहीं पता कि कॉर्बेट पार्क किसी जगह का नाम नहीं है, किसी आदमी के नाम से एक जगह का नाम है। आप 10 में से 8 आदमियों को जो शहर में रहते हैं उनको शायद नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जिम कॉर्बेट की जो सार्थकता को मजबूत किए हुए है वो ये म्यूजियम है। अच्छा, यहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुश्किल से 25-30 किलोमीटर है। हाँ, तो वो यहाँ पे आसपास के जंगलों में तो शिकार करते ही थे। हाँ। लेकिन जो उनके नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना है, टाइगर रिजर्व बना है, तो क्या वो वहां पे भी शिकार करते थे? नहीं, वहां मैं आपको बताऊं जो मैंने पढ़ा है, समझा है। हालांकि आज की तारीख में काला ढूंगी में ट्रेल्स खोल दी गई हैं और बगल से ही आपका ये पूरा जो इलाका है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिवीजन का है। उसमें कॉर्बेट पार्क का एक अलग एक डिवीजन है, एक रामनगर वन प्रभाग जो है अलग है। लेकिन जो जंगल है वो कॉन्टिगुअस है। बाघ के लिए, हाथी के लिए, दूसरे जानवरों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। जिम कॉर्बेट का क्योंकि ये विंटर होम था, उनका जो समर होम था नैनीताल में था, सर्दियों में वो यहाँ आते थे। और उस समय, अब तो खैर आप देख रहे हैं बाहर ट्रैफिक की बहुत चिल्लमपो हो गई है, लेकिन फिर भी आप देखिए आज भी यहाँ पे कितनी हरियाली है। आज भी बोर नदी है और बगल में जो छोटी हल्द्वानी है, जो गांव कॉर्बेट ने बसाया था, तो यहाँ पे उनको शूटिंग का जो एक एक्सपीरियंस हुआ बचपन से। जब शायद 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला लेपर्ड मारा था, वो शायद आसपास के जंगलों में ही था। तो उनमें एक जंगल लोर के अंदर उन्होंने एक बात कही है, एक बहुत ज़रूरी है जंगल सेंसिटिविटी को डेवलप करना। तो मुझे लगता है उनकी जो जंगल सेंसिटिविटी जो डेवलप हुई है वो इन इलाकों से हुई है। तो इस एरिया का जहाँ हम बैठे हुए हैं, एक काफ़ी एक अहम रोल रहा है कॉर्बेट के अंदर एक नेचुरलिस्ट की भावना को, एक कंजर्वेशनिस्ट की भावना को उभारने के लिए। लेकिन वो एक हंटर थे बेसिकली। उन्होंने करीब जिंदगी में 37 मैनीटर्स मारे, लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी काफी टाइगर्स या लेपर्ड्स का शिकार किया। तो एक हंटर को क्या कंजर्वेशनिस्ट कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको 2 चीजें कहूँगा। हम उस दौर की बात कर रहे हैं शरद, जब हंटिंग अलाउड थी। हंटिंग के साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं था। आप ये देखिए, राजस्थान का जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, शायद ही कोई ऐसा वीआईपी हो, लॉर्ड कर्जन से लेके आपके महाराजा पटियाला से लेके, जिन्होंने वहां पे शिकार ना किया हो। ठीक है ना, उस समय हंटिंग अलाउड थी, स्टिग्मा अटैच नहीं था। कॉर्बेट साहब ने भी उस समय मारे। लेकिन जो एक अचीवमेंट जो जिम कॉर्बेट की रही, जो कि शायद किसी दूसरे इंसान की नहीं रही उस दौर में, उन्होंने
उत्तराखंड के लोगों को नरभक्षियों से निजात दिलाई। आप ये मत भूलिए, वो जो एक बहुत खूंखार बागिन थी जो नेपाल से 250 लोगों को मारकर भारत में आई थी, उसको कॉर्बेट ने मारा। कॉर्बेट ने चंपावत मैनीटर को मारा, पनार मैनीटर को मारा, शॉगर टाइगर्स को मारा। कॉर्बेट ने कांडा मैनीटर को मारा, मोहान मैनीटर को मारा। और उनकी जो सबसे बड़ी हंट रही वो था जब आपका ऋषिकेश रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ रूट पे जो एक मैग्नेटिक लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम से जिसने ऐसी दहशत फैलाई थी। और आपको पता है जब वो उसके जो कारनामे थे वो ब्रिटिश संसद तक पहुंचे थे। 2 साल के करीब लग गए थे जिम कॉर्बेट को उस मैनीटर को मारने में। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या एक पर्पस रहा होगा लाइफ में, एक निष्ठा होगी कि मुझे इन मैनीटर्स को मारना है ताकि यहाँ पर एक पीसफुल माहौल बने, लोगों की जिंदगी महफूज रहे। मैं समझता हूँ ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इससे पहले कि हम यहाँ पे इस इंटरव्यू को या कन्वर्सेशन को विराम दें, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आखिर इस म्यूजियम में क्या है, क्यों लोगों को आना चाहिए? क्या इसको कंजर्वेशनिस्ट का या टाइगर लवर्स का मक्का नहीं माना जाता है? मैं समझता हूँ ये जो म्यूजियम है ना, ये एक शरद एक कैलिडोस्कोप की तरह है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें जैसे बहुत से लोगों को पता है कॉर्बेट की किताबों से कि उनका अपनी बहन के साथ कितना अच्छा रिश्ता था जी, है ना, मैगी के साथ। पूरी जिंदगी दोनों ने शादी नहीं की, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, ठीक है। दोनों आज़ादी के बाद जब अफ्रीका गए तो वहीं उनकी मौत हुई। यहाँ मैं जब आया था कुछ साल पहले, पहली बार मुझे मैगी का चित्र दिखा। यहाँ पे आपको कॉर्बेट की माँ का चित्र भी दिखेगा। यहाँ पे कॉर्बेट की शख्सियत की कुछ वो बातें आपको दिखेंगी जो कि शायद आप मीडिया में, क्योंकि मेन लाइन मीडिया तो मुझे लगता है आजकल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। आप यहाँ देखिए, आपको कॉर्बेट के कुछ ऐसे चित्र देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे पहलू उनकी पर्सनैलिटी के, जैसे उनका एक उदार व्यक्तित्व, किस तरह से वो अफ्रीका में रहते हुए भी यहाँ पर जब छोटी हल्द्वानी उन्होंने प्लॉट्स जो थे अपने दोस्तों को दिए, किस तरह से वो टैक्स लगान वो वहां से भिजवाते थे और किस तरह से वो अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में रहते थे। तो कॉर्बेट के जो व्यक्तित्व की ये जो चीजें हैं आपको इस म्यूजियम में दिखेंगी और कहीं बाहर नहीं दिखेंगे, इसलिए ये म्यूजियम बहुत खास है। लेकिन आखिर वो छोड़ के आजादी के बाद भारत छोड़कर केन्या गए ही क्यों? देखिए, ये एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। हालांकि ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और लेकिन मैं एक बात बताऊं, कॉर्बेट साहब प्रवृत्ति से खाना बदोश रहे हैं। वो आर्मी में भी रहे, वो बिहार के अंदर मोकमे घाट पे उन्होंने बिजनेस भी किया, उन्होंने यहाँ पे भी बिजनेस किया, उन्होंने कई काम धंधे भी किए, उन्होंने मैनेटर्स भी मारे। तो जैसे हम कहते हैं ना किसी के पैर में चक्कर होता है, तो उससे पहले भी वो अफ्रीका गए थे। तो हो सकता है कि उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद स्थितियां कुछ ऐसी हों आज़ादी के बाद कि उनको लगा होगा कि अब मेरे को अपने आखिरी साल, लेकिन मैं आपको बताऊं, अपने आखिरी साल अफ्रीका में बिताने के बावजूद उनका जो दिल था ना वो इसी जगह पे था। आप देखो, यहाँ पे वो चीज़ प्रूफ होती है जब आप उनके लेटर्स देखते हो जो उन्होंने 1951 1952 तक में लिखे थे। यहाँ के लोगों के बारे में उनका हाल चाल पूछते थे कि भाई मेरे दोस्त कैसे हैं। वहाँ से वो पैसे तक भेजते थे अगर किसी को कुछ जरूरत होती तो उनके जो दिल के तार थे ना, चाहे वो अफ्रीका में रहे, लेकिन वो इस जगह से बंधे रहे वो आखिरी तक। तो ये वो म्यूजियम है, वो जगह है जहां वो रहते थे। ये अपने एक मित्र को वो दे के गए थे और उस मित्र से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस घर को खरीदा और एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया। आज लोग यहाँ आते हैं, जिम कॉर्बेट की लाइफ से प्रेरणा लेते हैं और अब चूंकि उनकी 150वीं वर्षगांठ है तो मुझे लगता है कि लोगों को जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ और अवेयरनेस होगी। थैंक यू अजय जी। धन्यवाद शरद। बहुत बढ़िया। थैंक यू।